हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। कृषि भारत का एक ऐसा क्षेत्र रहा है, चाहे वो अंग्रेजों के जमाने से बात किया जाए या फिर आज 2020 के टाइम में उसका कंपैरिजन किया जाए या फिर एक जर्नी की जाए, तो जर्नी करने पे मालूम होता है कि ये क्षेत्र भारत का किसी न किसी फॉर्म में हमेशा डिस्टर्ब रहा है। चाहे वो किसानों की इनकम से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल चेंज से रिलेटेड हो, किसी न किसी फॉर्म में इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ किसान हमेशा परेशान रहा है। हालांकि हमको ये बात पता है कि ये एक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र रहा है जो रोजगार के फॉर्म में सबसे ज्यादा रोजगार प्रोवाइड करता है। और भारत का जीडीपी जब -23.9% पहुंच गया था, उस वक्त भी इस क्षेत्र ने किसी न किसी तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था की साख बचाई रखी थी। भारत सरकार ने हाल ही के दिनों में फार्म से रिलेटेड एक बिल पास की है, फार्म बिल 2020, जिसमें 3 लॉज हैं। और उस बिल के पास करने के साथ ही भारत सरकार ने कहा कि ये बिल जो है ये एक हिस्टोरिकल बिल है और ये आने वाले टाइम में कृषि यानी एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से बदल देगी। लेकिन एक तरफ तो भारत सरकार का ये क्लेम रहा और दूसरी तरफ हमने देखा कि आज के टाइम में हाल ये है कि दिल्ली में एक जबरदस्त हंगामा चल रहा है। दिल्ली के बॉर्डर में पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी से किसान पूरी तरीके से पहुंच चुके हैं। और आज हम जब इस सेशन को कर रहे हैं तो पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया है। इस सारे मसले को समझने के लिए मेरे साथ मेरे एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर अरुण कुमार सर हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार जेएनयू के एक्स प्रोफेसर रहे हैं और इस वक्त मेलकॉम अधिशेषिया चेयर प्रोफेसर हैं। सर के साथ हमने लास्ट सेशन किया था इंडियन इकोनॉमी पे और आप सबका बहुत सारा प्यार मिला था, बहुत सारे कमेंट आए थे, बहुत सारे लाइक आए थे। और आपने बार बार ये रिक्वेस्ट की थी कि सर के साथ एक और सेशन किया जाए, कृषि बिल को समझा जाए कि ये बिल है क्या, इसके क्या मसले हैं, और अगर ये लॉ रोल बैक नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में ये किस तरीके से अफेक्ट करेगा। सर, मैं सबसे पहला जो आपके सामने जो सवाल रखता हूं वो यही है कि मैं चाहूंगा कि आप ब्रीफ में ये जो बिल है इसको समझा दीजिए, ताकि ये शुरुआत में हमें समझ में आए कि ये एक्चुअली बिल है क्या। ये 3 बिल की बात की जा रही है, ये तीनों बिल थोड़ा ब्रीफ में बताइए ताकि हमारे व्यूअर्स को कुछ इंट्रोडक्शन समझ में आ जाए। ऐसा है कि अब तो ये लॉ बन गया है। अब तो वो तो पार्लियामेंट से पास हो गया है। तो इस लॉ में जो बन गया है उसमें 3 चीजें हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा, जो किसान है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। और दूसरा ये है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उसके तहत जब किसी चीज का दाम बहुत बढ़ जाता था तो वहां पे फिर सरकार रोक लगा देती थी कि आप स्टॉक होल्डिंग लिमिट होगी कि आप उससे ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकते अपने पास। तो उससे क्या है कि दाम फिर बहुत ज्यादा नहीं ऊंचे होते थे। अब ये जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहते हैं कि अगर हम कोल्ड स्टोरेज लगाएंगे और हमारे पास स्टॉक है तो फिर हमको स्टॉक निकालना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्यों कोल्ड स्टोरेज लगाएं। तो सरकार का कहना है कि इससे फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड होगा, कोल्ड स्टोरेज आएगा और उससे फायदा पहुंचेगा किसानी में। और तीसरी जो बात है कि ये जो हमारा जो मंडी है जिसको हम एपीएमसी बोलते हैं, तो ये जो मंडी है उसमें जाके खरीद फरोख्त होती थी। अब ये कहा जा रहा है कि बाहर भी आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं, जिससे कि किसान को ये सरकार कह रही है कि ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अंदर भी बेच सकता है, बाहर भी बेच सकता है। अब एपीएमसी में कई तरह की परेशानियां तो थी ही, क्योंकि जो ट्रेडर था वो उसमें हावी होता था वहां पे। और ट्रेडर तो जो गांव से ही जो सामान उठा के ले आता था और बेच देता था एक तरह से वहां पे। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो आपको मंडी में मिलता है, और मंडी के बाहर जो बेचा जाता है जो उस पे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता है। तो इसलिए सरकार का कहना है कि जब चॉइस ज्यादा होगी तो आप जहां मर्जी बेच लें। तो यानी कि 2 तरह की चीजें इसमें हो रही हैं। एक तो ये कि बाजार है और बाजार को हम फ्री कर रहे हैं, जिससे कि फार्मर को चॉइस होगी कि वो कहीं भी बेचे, है ना। उसका कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, है ना। उसको जो है एसेंशियल सर्विसेज में भी नहीं आएगा, तो जब मर्जी बेचे, जहां मर्जी बेचे, है ना। तो ये एक तरह से ये बताया जा रहा है कि सरकार मुक्त बाजार होगा। लेकिन मेरा मानना है कि कोई कृषि का क्षेत्र जो है उसमें कोई बाजार फ्री नहीं हो सकता, वो फ्री मार्केट नहीं हो सकता। वजह उसकी है कि कृषि जो है वो बाकी और जो मार्केट है उनसे अलग होता है। यहाँ पे 86% जो किसान है वो छोटे किसान हैं, जो 5 एकड़ से कम जमीन करते हैं खेती। तो उनकी कोई जो पावर है मार्केट में वो बहुत कम पावर होती है मार्केट में। और क्योंकि इतने करोड़ों किसान हैं
तो कोई भी किसान डोमिनेट करके ये नहीं कह सकता कि हम इसी दाम पे बेचेंगे। वो जो मार्केट में जो ट्रेडर है, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, जो उसको देंगे वही उसको लेना पड़ेगा। तो जो ये कहना कि मार्केट फ्री है, तो एक तो मार्केट फ्री नहीं है, दूसरा कि किसान को चॉइस है, उसको चॉइस भी नहीं है, क्योंकि जिससे उसने ऋण लिया है उसी को उसको बेचना पड़ता है, तो इसलिए चॉइस भी नहीं है। तो मेरा मानना है कि जो सरकार के जो दो एजम्पशंस हैं इन सारे जो लॉज के पीछे, कि फ्री मार्केट से किसानों को फायदा होगा, उनको चॉइस होगी, दोनों ही बातें हमारे कृषि के क्षेत्र पे लागू नहीं होती हैं। अभी समझना होगा कि कृषि के क्षेत्र में ऐसा क्या है जिससे कि ये बाकी और से भिन्न है। तो सबसे पहले तो ये सीजनल होता है, आपने फसल बोई और फिर काटी, तो ये तो नहीं है कि जैसे आपने कार बनाई तो आप हर दिन कार बना रहे हैं, या आपने जो कोई फ्रिज बनाया या आपने कोई कपड़ा बनाया तो रोज कपड़ा बना रहे हैं, रोज बिक रहा है। तो ये जब फसल आती है तो उसको पोस्ट हार्वेस्ट बोलते हैं। तो पोस्ट हार्वेस्ट में ये सामान बिकता है, जो मतलब खाद्यान्न पदार्थ वगैरह हैं, और उस समय क्योंकि बहुत सारा एक साथ आता है, बहुत सारे किसान एक साथ आ जाते हैं, तो वो जो दाम है वो गिर जाता है। तो उस गिरे हुए दाम पे ये किसानों को बेचना पड़ता है। और फिर उसके बाद लीन सीजन होता है, जब एक बार जब हार्वेस्ट आ गई तो फिर जो बाकी है उसमें ट्रेडर्स सप्लाई कर रहे हैं, जो अर्बन एरिया को सप्लाई कर रहे हैं बाकी एरिया को, तो लीन सीजन में दाम बढ़ जाता है। तो अगर किसान के पास ये परचेजिंग पावर होती, उसके पास ये क्रय शक्ति होती, तो वो फिर मतलब अपना जो होल्ड कर लेता उसको और लीन सीजन में बेचता जब उसको ज्यादा दाम मिलते। तो वो नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास उतना कैपिटल नहीं है। उसके पास कैपिटल होता तो वो फिर जो भी बुवाई करता तो उस समय अपना कैपिटल इस्तेमाल करता, क्योंकि कैपिटल नहीं है तो उसको बोरो करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है तो फिर उसको अपने बंध जाता है वो। तो इसको हम बोलते हैं इंटरलिंक्ड मार्केट है, यानी कि प्रोड्यूस मार्केट, जो मैंने प्रोडक्शन किया, जो मैंने फसल बोई, वो प्रोड्यूस उससे निकला, वो इंटरलिंक्ड है क्रेडिट मार्केट से। तो ऐसा नहीं है कि एक मार्केट में जब फ्री हो गया और उससे ही जब सारा काम चल जाएगा। क्रेडिट मार्केट और जो प्रोड्यूस मार्केट है वो इंटरलिंक्ड है, तो इसलिए ये फ्री मार्केट वाली बात नहीं आती है। तो इसीलिए ये अर्थ है। दूसरी बात ये है कि क्योंकि करोड़ों किसान हैं, तो जैसे मैंने पहले कहा कि किसी की कोई मोनोपोली नहीं है, वो ये नहीं कह सकता कि मैं इसी दाम पे बेचूंगा। जबकि जो इंडस्ट्री है, जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं। वो लोग जो उनका प्राइसिंग का मैकेनिज्म होता है उसको हम बोलते हैं मार्कअप ऑन प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का होता है कि जो आपकी वेज कितनी है, आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना है, आपका इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, उस पे आप एक मार्कअप लगाते हैं, है ना। उस मार्कअप में फिर आपका प्रॉफिट बनता है। अब यहाँ पे कृषि में तो क्या है कि जब कभी अच्छी फसल आती है, कभी जब वो सूखा पड़ जाता है, तो जब अच्छी फसल आती है तो दाम गिर जाता है, जब सूखा आता है तो दाम बढ़ जाता है। पर क्योंकि सूखा आ गया तो आपकी फसल की जो उपज है वो कम हो गई, तो जब हालांकि दाम बढ़ गया लेकिन आपके जब वो पैदावार कम हो गई तो फिर आपकी आमदनी कम हो गई। तो जो किसान है वो दोनों स्थिति में फंस जाता है, क्योंकि जब दाम गिर गया तो उसकी जब मतलब ज्यादा पैदावार होते हुए भी उसकी आमदनी ज्यादा नहीं बढ़ती है, और जब वो दाम बढ़ गया तो भी क्योंकि पैदावार कम हो गई तो भी उसको नहीं होता है। तो इसलिए जो किसान है वो दोनों स्थिति में फंसा रहता है और दाम फिर फ्लक्चुएट करता है। इसीलिए सरकार को इंटरवीन करना पड़ता है कि जब फसल अच्छी होती है तो वो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो सामान को लेके, और वो फिर जब फसल खराब होती है उस समय फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से उसको सप्लाई करे। तो सरकार का काम होता है कि जो किसान है उसका जो मूल्य है जो उसको मिल रहा है वो बहुत ना गिरे, और जो अर्बन एरिया में है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वगैरह है वहां पे जो सस्ते दाम पे वर्कर्स को भी मिले। तो ये प्रोक्योरमेंट सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सारा, क्योंकि कृषि एक पिक्यूलियर, मतलब वो बाकी और प्रोडक्ट्स की तरह नहीं है, तो इसमें एक पिक्यूलियर चीज है जिसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और इसीलिए ये मार्केट फ्री नहीं है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये फ्री मार्केट होगा तो किसानों के लिए बहुत अच्छा होगा। सर, इसमें जैसे ये जो हम बिल के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसमें जो ये फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट जो है, इसमें सरकार ने कहा कि इसमें ऑल इंडिया सेल्स का प्रोसीजर रखा। उन्होंने ये बात बार बार कही कि अब हमारा जो किसान रहेगा वो भारत में किसी भी जगह ले जाके अपने सामानों को बेच सकता है। तो हमें पता है कि एनएसएसओ की एक रिपोर्ट भी है कि सिर्फ 6% किसान जो हैं वो अपना सामान मंडियों में
बेचा करते थे। तो अगर ऐसी बात है तो इस पर्टिकुलर एक्ट में सरकार ने कौन सी नई बात कह दी? यानी कि अगर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि अब हम किसानों को ये परमिट करते हैं या फिर इस एक्ट के थ्रू, इस कानून के थ्रू किसान अपना सामान कहीं पे भी बेच सकता है। तो यहाँ की रिपोर्ट से तो पता चल रहा है कि किसान पहले से भी बाहर बेच रहा था, मतलब मंडियों के अलावा भी बाकी जगहों पे जहाँ पे उसको एक अच्छा दाम मिल जाता था, उसमें वो अपने सामान को बेच सकता था। तो इसमें ऐसी कौन सी नई बात कह दी गई है? देखिए, ऐसा है कि जो ये कहा जाता है ना कि पहले तो आप बेच ही सकते थे, क्योंकि जो छोटा किसान है वो तो जो अड़तिया है उसको बेचता है, और अड़तिया जाके फिर जो है वहां पे मार्केट में बेचता है, तो एक तरह से बाहर ही सेल हो रहा था। लेकिन सरकार ये कह रही कि अब जहां पे आपको अच्छा दाम मिले वहां पे आप बेच सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, क्योंकि क्रेडिट से आप इंटरलिंक्ड हैं, आपने अड़तिया से पैसा लिया हुआ है, तो आपको उसी को बेचना पड़ेगा, और जो अड़तिया है वो जाके कहीं और बेच सकता है। तो पहली बात तो ये कि वो किसान को उससे फायदा नहीं मिलेगा, और जो छोटा किसान है जिसका 1 एकड़ के है खेती या 2 एकड़ की है, उसके पास इतना सरप्लस नहीं है कि वो केरला में जाके उसको बेच दे, या वो उत्तर प्रदेश में पंजाब से जाके बेच दे, तो अड़तिया को ही बेचेगा। तो इसलिए कोई ऐसा फ्रीडम वाली बात जो कहा जा रहा है ना कि एक फ्रीडम हो गई है कि किसान कहीं भी बेचे, जहां उसको बेटर प्राइस मिलेगा वहां जाके बेचे, तो ये बात एक तो सही नहीं है, क्योंकि मार्केट इंटरलिंक्ड है, क्रेडिट मार्केट से प्रोड्यूस मार्केट इंटरलिंक्ड है, तो ऐसा नहीं कि वो कहीं भी जाके बेच सके। दूसरा ये कि उसको फायदा भी नहीं होगा अगर वो थोड़ा सा सामान लेके और वो 1000 किलोमीटर दूर जाए बेचने, तो उसका तो खर्चा ही उतना हो जाएगा जितना कि जब उसको फायदा नहीं होगा। तो इसलिए ये तो सिर्फ एक हवाई बात है कि किसान को बहुत ज्यादा इससे फायदा होगा कि वो कहीं भी जाके बेचे। और जो जैसे मैंने कहा चॉइस, ये कहा जाता है कि चॉइस है कि भाई यहाँ बेचो, मंडी के बाहर बेचो, मंडी के अंदर बेचो, तो ये कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि वो तो अड़तिया को ही बेचेगा। अब क्या हो रहा है कि जब कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि अब बड़े बड़े रिलायंस के स्टोर खुल गए हैं पिछले 15 साल में, है ना, बिग बाजार है, बाकी ग्रोफर्स है, ये सब, तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर चाहता है कि वो डायरेक्टली खरीद ले किसानों से। तो वो जब डायरेक्टली खरीदेगा तो मंडी के बाहर खरीदना चाहता है, तो एक कॉर्पोरेटाइजेशन का मूव है, जिससे कि कॉर्पोरेट सेक्टर को मंडी में ना जूझना पड़े, वो डायरेक्टली जो डील कर ले। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर इतना बड़ा होता है कि वो छोटे छोटे जो किसान हैं वो उससे डील नहीं कर सकते हैं, और जो बड़े बड़े जो कंपनियां हैं वो करोड़ों किसानों से नहीं डील करेंगे, तो वो फिर भी अड़तिया से ही लेंगे, तो वो अपनी मार्जिन लगाएंगे। और जो मतलब जो कॉर्पोरेट है उसकी तो मनी पावर इतनी होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा जब मार्जिन निकालना चाहेगा, तो ऐसा नहीं है कि जब वो दाम मतलब ज्यादा देगा। जो अड़तिया है, जो अड़तिया अभी जिस दाम पे ले रहा है उसी पे करके और वो उससे ले लेगा, और क्योंकि उसकी पावर ज्यादा है तो वो कुछ ही अड़तियों को रखेगा, जो कुछ ही ट्रेडर्स को रखेगा, और उन ट्रेडर्स से डील करेगा, और वो ट्रेडर्स बड़े होंगे तो वो और दबा देंगे किसान को। तो इसलिए जो कॉर्पोरेटाइजेशन है, इसके चलते हुए कई चीजें होंगी। एक तो जो आम किसान है उसको वो दाम नहीं मिलने वाला जो उसको मिल सकता था, क्योंकि अब बाहर तो वो किसी भी दाम पे बेच सकता है। फिर तो एपीएमसी मंडियां हैं वो खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे, और जब वो खत्म हो जाएंगी तो फिर जो ये बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो अपनी मनमानी करने लगेंगे। अब आपने देखा कि जैसे जियो आया तो शुरू में जो आपके मोबाइल फोन के दाम सब गिर गए, अब जब जियो ने बाकियों को पछाड़ दिया तो अब दाम बढ़ाने लगेंगे। ये तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है कि जो मोनोपोली होते हैं वो शुरू में दाम कर देते हैं, या शुरू में लुभावने वो चीजें करते हैं, और फिर जब अब जो किसान है अब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, है ना, ये कहा जा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट में उसको जो मिलना है वो उसको मिलेगा। लेकिन क्या है कि उसका लीगल वो जो राइट खत्म हो जा रहा है, क्योंकि वो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उसको एसडीएम के पास जाना पड़ेगा, वो कोर्ट नहीं जा सकता है। वैसे भी किसान कोर्ट कहाँ जो कॉर्पोरेट सेक्टर के खिलाफ लड़ पाएगा, पर फिर भी एक मतलब आशा तो होती है कि भाई अगर हमारे खिलाफ कुछ होता है तो हम कोर्ट कचहरी जाके और बात को सुलटा लें। अब उसमें होगा क्या कि जैसे किसान है, सपोज आपकी फसल खराब हो गई, आपने तो लोन ले लिया है, तो आपको तो चुकता करना पड़ेगा, पर वो कॉर्पोरेट बोलेगा कि नहीं ये तो मैं खरीदूंगा नहीं, ये तो आपका जो सामान ठीक नहीं है, पर आपको लोन तो चुकता करना पड़ेगा। तो आप कैसे लोन चुकता करेंगे? आपको अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी, कुर्की होगी, कुछ होगा। तो धीरे धीरे जो छोटे छोटे किसान हैं, मेरा मानना है कि वो खत्म होते चले जाएंगे इस सारे सिस्टम में, क्योंकि जो बाजार होता है ना, बाजार में परचेजिंग पावर मैटर करती है। जैसे कि सैमुअल्सन साहब ने कहा कि डॉलर वोट बाजार को चलाता है। आपके पास $1,00,000 है तो 1,00,000 वोट है, मेरे पास $1 तो 1 वोट है। तो बाजार उसके उसमें चलता है जिसके पास परचेजिंग पावर ज्यादा होती है।
और जो कॉर्पोरेट है उसके पास परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है आज छोटे किसान के कंपैरिजन में। तो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट चाहेंगे वही होगा बाजार में, और जो छोटे छोटे किसान चाहेंगे वो नहीं होगा। तो धीरे धीरे जो छोटे किसान है वो पिट जाएंगे। तो ये जो बाजारीकरण इसको मैं बोलता हूँ, जो हमारे देश में बाजारीकरण चल रहा है सन 91 से, वो अब कृषि में भी आ रहा है। ये जो बाजारीकरण है धीरे धीरे फैलता चला जा रहा था, पर ये जो सरकार है ये बड़ी तेजी से इसको आगे बढ़ाने चाह रही है, तो कॉर्पोरेट्स को फायदा करेगा। तो ये जो बाजारीकरण का दौर है ये शुरू हो गया है किसानों के उसमें, और उससे उनको बहुत नुकसान होगा क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर नहीं है, वो मार्केट को डिटरमिन नहीं कर सकते। सर इसमें जो आपने कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात किया कि इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाता है कॉर्पोरेटर्स और फार्मर्स के बीच में, तो जो बीच में इंटरमीडिएटरी पार्टी रहेगी वो एसडीएम रहेगी या फिर इस टाइप के ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे। तो क्या सरकार को ये बात नहीं समझ में आई कि इन एसडीएम या इन ब्यूरोक्रेट्स की जगह पे हम लोकल लेवल पे प्रधान या फिर इस टाइप के लोगों को रखें, ताकि वो मतलब ऑन दी अदर हैंड गांव के वेलफेयर, गांव से जो ज्यादा जुड़े होते हैं या फिर गांव के लोगों से ज्यादा जुड़े होते हैं, जो गांव के लोगों को ज्यादा समझ सकते हैं, वो बेहतर तरीके से इशू को रिजॉल्व कर सकते थे। क्योंकि हमको ये पता है कि अगर कॉर्पोरेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और ऑन दी अदर हैंड ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो जो चीटिंग होने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस टाइप का चेंजेस अगर किया जाए तो इसमें इस कानून में, यानी इस जो फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस एक्ट है, तो क्या ये बेहतर नहीं हो सकता है अगर हम इंटरमीडिएटरी की जगह एसडीएम की जगह प्रधान को या लोकल लेवल पे किसी और को इन्वॉल्व कर दें? देखिए ऐसा है कि हमारे देश में ये देखा गया है कि जो पावर स्ट्रक्चर है गांव में, वो पावर स्ट्रक्चर भी बिक जाता है। तो मतलब जो बड़े बड़े आते हैं, जैसे कि अब आप ये देखिए उड़ीसा में जहाँ पे जंगल वगैरह में मतलब कट रहे हैं, वहां पे माइनिंग हो रहा है, वहां पे फर्जी तौर पे वो पंचायत में बुला लेते हैं और ये कह देते हैं कि हम सब मान गए हैं, जबकि वो पंचायत मिली नहीं है। तो ये देखा गया नियमगिरी में और बाकी जगह, तो इसलिए लोगों को निकल के आना पड़ा। तो जो हमारा पावर स्ट्रक्चर है उसमें ये गड़बड़ियां तो होती रहती हैं, है ना, और वो गड़बड़ियां चलती जाएंगी। इसलिए मेरा कहना है कि जो किसान है, खासकर जो छोटा किसान है, उसकी मार्केट में पावर कम है, और जिसकी मार्केट में पावर ज्यादा है वो अपना तरह से वो काम चला लेता है। तो रूल्स इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, रूल्स का वायलेशन होता है, तो वो रूल्स का वायलेशन वगैरह और बढ़ जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि जो कृषि है उसमें कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े जो कैपिटल, मतलब जो ऑलरेडी वहां पे बड़े ट्रेडर्स और ट्रेडर्स थे वो ऑलरेडी दबा लेते थे, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वो बढ़ने की जगह उसको कम करने की जरूरत है। तो मतलब कि जो छोटा किसान है उसको हम कैसे स्ट्रेंथन करें, ये सोचना चाहिए, ना कि ये कि उसको और कमजोर कर दिया जाए जिससे कि बड़े बड़े जो है वो, अच्छा अगर उसको किसान को कुछ ऑल्टरनेटिव भी होता कि आप उसको नॉन एग्रीकल्चर में कहीं जो काम मिल जाता। अभी तो ये है कि जो हमारे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, रोजगार का जो मतलब बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा है। कृषि में भी आप देखिए कि बहुत बड़ा ट्रैक्टराइजेशन और ये जो थ्रेशर्स और ये हार्वेस्टर कंबाइन आए हैं, तो कृषि में भी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है, वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जिसको हम बोलते हैं वो जीरो हो गई है। तो जो लोग जो किसानी में हैं वो एक तरह से फंसे हुए हैं, क्योंकि वो शहर जाएं तो परेशानी में है, वहां पे काम नहीं मिल रहा है ना, जिसको जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं। वो किसानी में है तो वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है ना, और जो फार्म साइज है वो गिरता चला जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे परिवार बड़ा हो रहा है तो भाइयों में वो बंटवारा होता चला जा रहा है, तो छोटे छोटे होते चले जा रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि आप जो नॉन एग्रीकल्चर में आप जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए, आप इन्वेस्टमेंट करिए, खासकर गांव में आप शिक्षा में करिए, रोजगार बनाइए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में करिए। तो उससे क्या होगा कि कृषि में जो लोग हैं और जो मतलब उससे निकल रहे हैं तो उनको कुछ काम मिलेगा। तो आप काम बढ़ाइए, और जो कृषि में है वहां पे जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाइए। अभी तो क्या है कि छोटे छोटे जो फार्म हैं वहां पे मतलब लोग लगे रहते हैं कि मतलब थोड़ा सा घास कर लिया, थोड़ा, जिसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। बिल्कुल, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि इसका जो सोल्यूशन है, एक तो जो प्रोडक्शन है उसका दाम वाजिब मिलना चाहिए। अभी जो दाम मिलता है, क्योंकि जो कृषि में लोग हैं वो अपना दाम खुद फिक्स नहीं कर सकते, जैसे मैंने बताया कि करोड़ों किसान हैं, तो इसलिए सरकार से डिपेंड करना पड़ता है कि सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करे। अब जो किसान है वो कहता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मेरा पूरा कॉस्ट भी नहीं कवर करता,
क्योंकि बहुत सारे उसके कॉस्ट होते हैं, जो मतलब जहाँ उसने अपना लेबर दिया, जो उसका मैनेजरियल कॉस्ट है जो बाकी है। तो इसीलिए जैसे स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था कि जो फुल कॉस्ट है उस पर 50% ऊपर होना चाहिए। जैसे कि इंडस्ट्री में होता है कि जो फुल कॉस्ट होता है, वेज का है, रॉ मटेरियल का है, बाकी इनडायरेक्ट टैक्स का है, उसके ऊपर मार्कअप होता है। तो वही जो इन्होंने कहा कि आपको होना चाहिए मार्कअप प्रॉपर होना चाहिए। तो क्योंकि अब कृषि में ये सारी समस्या है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस सही नहीं है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बढ़ाना जरूरी है। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जो आपके नॉन एग्रीकल्चर में जो वर्कर्स वगैरह हैं उनके लिए इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि दाम बढ़ेंगे। तो वो तभी संभव है कि जो कृषक है उसकी आमदनी बढ़े, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। और जो कृषि में बहुत सारे लोग हैं, अभी 42-43% लोग अभी जो हमारा वर्क फोर्स है उसका जो कृषि में एम्प्लॉयड है। तो जब उनको ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो वहां से वो निकल के और चीजों में जाएंगे, तो फिर वो कॉस्ट जो है प्रोडक्शन का वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसलिए एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है। तो ये सिर्फ कृषि में अपने आप हल नहीं है। अभी टेम्परेरी तौर पे तो ये कहा जा रहा है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाना चाहिए, लेकिन वहां से और भी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। वो हमारे एक्सपोर्ट से जुड़ी है, वो हमारे इससे बाकी और चीजों से जुड़ी है। फिर अगर हम कॉर्पोरेटाइज करते हैं और कॉर्पोरेटाइज करके मतलब असमानता और बढ़ जाती है, तो डिमांड और कम हो जाएगी। अभी आपने देखा कि पैंडेमिक के पहले ही डिमांड कम थी, तो इसलिए रेट ऑफ ग्रोथ अर्थव्यवस्था का गिरता चला जा रहा था। अब ये जो बिल लाए गए हैं, इससे जो और असमानता बढ़ जाएगी, इससे डिमांड में और समस्या आएगी, तो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ और ज्यादा गिरेगी। तो कुल मिला के मतलब जो कृषि का मामला है वो सिर्फ कृषि का मामला नहीं है, वो बाकी चीजों से भी जुड़ा हुआ है, सारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। और ये जो लॉज लाए जा रहे हैं, इसके चलते हुए अर्थव्यवस्था में और परेशानी का दौर बढ़ जाएगा। सर, इस अगर एग्रीकल्चर पे आपने जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आपने बोला कि 42 to 43% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, ओवर द टाइम हमने हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर देखा कि बहुत सारे रिफॉर्म आए, चाहे वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के फॉर्म में थी, चाहे वो बैंकिंग में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आया था 1969-70s के दौर में। तो एक ऐसा सेक्टर जो इतने बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, प्राइम मूविंग फोर्स के तौर पे इकोनॉमी में देखा जाता है कि बहुत बड़े लेवल पे रॉ मटेरियल वगैरह सप्लाई करता है, तो ऐसा क्या हुआ कि 70 सालों में भारत के अंदर एग्रीकल्चर को लेके उस तरीके की कोई पॉलिसी नहीं ड्राफ्ट की गई, या फिर ऐसा कोई रिफॉर्म क्यों नहीं आ पाया जिसकी वजह से हमने ये देखा कि आज भी किसी ना किसी फॉर्म में जो प्रॉब्लम्स हैं वो फार्मर्स झेलता है, चाहे और वो टेम्परेरी एक तरीके से सोल्यूशन को फाइंड आउट करता है, चाहे वो लोन वेविंग स्कीम के फॉर्म में हो, या फिर जैसे अभी आपने एमएसपी के फॉर्म में बताया कि एमएसपी के फॉर्म में वो किसी तरीके का सोल्यूशन ढूंढता है। तो ये 70 सालों में ऐसा कोई फिक्स्ड रिफॉर्म या फिर फिक्स्ड सोल्यूशन क्यों नहीं आ पाया? ऐसा कुछ क्यों नहीं हो पाया कि ये प्रॉब्लम ही पूरी तरीके से खत्म हो जाए और फार्मर्स ये टाइम टू टाइम जो प्रॉब्लम झेलते हैं वो ये ना झेलें? देखिए, ऐसा है, ये जो आप कह रहे हैं ना रिफॉर्म, मैं इसको डिफॉर्म बोलता हूँ। रिफॉर्म का मतलब है कि किसी के लिए कुछ अच्छा होना। बिल्कुल। अच्छा, अगर आपके जो आप कर रहे हैं उससे जो किसानी है उसमें परेशानी आएगी, तो उसको रिफॉर्म कैसे कह सकते हैं? वो तो कॉर्पोरेट सेक्टर रिफॉर्म कहेगा, लेकिन किसान के लिए तो वो रिफॉर्म नहीं है। फिर किसान के तो और परेशानी बढ़ जाएगी। किसान जो है उसमें हो सकता है कुछ अमीर किसान हो जिनको फायदा हो, और जो ज्यादातर किसानी में है उनको तो परेशानी ही झेलनी पड़ेगी। उनके पास तो कैपिटल नहीं है, तो वो अपना कोई R&D नहीं कर सकते, एक्सटेंशन सर्विस नहीं कर सकते। वो नई नई जो टेक्निक है जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े उसको अडॉप्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा मानना है कि ये जो अभी ये जो लॉज हैं जो अब आ गए हैं, तो ये रिफॉर्म नहीं है, डिफॉर्म है ना। ये जो कृषि के लिए डिफॉर्म है। तो हमारे यहाँ क्या हुआ है कि सन 47 से जब से आजादी मिली है, तो उसके पहले तो ब्रिटिश राज था, तो वो जैसे मर्जी चलाते थे। पर जब हमारी आजादी मिली तो हमने मतलब जो पॉलिसीज अपनाई वो टॉप डाउन पॉलिसीज अपनाई और अर्बन सेंट्रिक पॉलिसीज। हमने कहा कि ऊपर ऊपर डेवलपमेंट हो जाएगा तो रिस्क के नीचे चला जाएगा, उसको ट्रिकल डाउन बोलते हैं। ट्रिकल डाउन हुआ नहीं, है ना। तो ऊपर ऊपर तो बहुत फायदा हो गया। अब आप ये देखिए, हमारा देश मतलब जो बाकी देशों की तुलना में कितना गरीब है। मतलब जो 170 देश हैं उसमें हम नीचे से 35वें स्थान पे हैं, और फिर भी हमारे यहाँ बिलियनर की संख्या ऊपर से चौथे स्थान पे है। तो ये दिखा रहा है कि इतनी कम पर कैपिटा इनकम पे अगर इतने बिलियनर हैं तो असमानता बहुत ज्यादा है। और इसमें जो ऑफिशियल आंकड़े आते हैं उसमें काले धन की अर्थव्यवस्था तो
देखी नहीं जाती है। अगर काले धन की अर्थव्यवस्था उसमें जोड़ दें तो सबसे ज्यादा दुनिया में असमानता हमारे देश में है। और ये जो असमानता है वो इसलिए हुई है क्योंकि हमने जो पॉलिसीज अपनाई हैं वो सारी ट्रिकल डाउन पे, टॉप डाउन अप्रोच पे अपनाई हैं, जिसमें कृषि बिल्कुल लास्ट में आता है। तो कृषि की तरफ वो तवज्जो नहीं दी गई है। मिड 80s से मतलब प्लानिंग कमीशन भी कहता था, बाकी सब भी, कि जितना इन्वेस्टमेंट कृषि में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो फिर उसकी जब प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी और वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, तो इसीलिए लोग गांव छोड़ के शहर में पलायन करते हैं। अगर हमने वहां पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया होता, अच्छे स्कूल होते, अच्छे डिस्पेंसरी होते, अच्छी सड़कें होती, अच्छा टेलीकॉम होता, तो वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता। पर क्योंकि सारे के सारे रिसोर्सेज अर्बन एरिया में खर्च किए जा रहे थे, और अर्बन एरिया में आप देखें तो बहुत ही महंगा पड़ता है। अगर आपको एक स्कूल जो खोलना है दिल्ली में, तो उसके लिए आपको कई करोड़ रुपया चाहिए, उतना जो जमीनी जो उसकी आ जाएगी, जबकि उतने दाम में आप 10 स्कूल जो गांव में खोल सकते हैं। तो गांव में स्कूल नहीं खुले, शहरों में खुल गए। गांव में बैंक नहीं गए, शहरों में बैंक आ गए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सारा है वो अर्बन ओरिएंटेड हो गया, गांव में नहीं हुआ। तो इसलिए वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी नहीं हुआ, वहां पे फिर जो प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ी। तो अगर हमारा जो पॉलिसीज हैं वो सही होती तो ये होता। तो पॉलिसी, क्योंकि सारी जो पॉलिसी थी वो एक तरह से इंडस्ट्री के हाथ में थी, और जो रूलिंग क्लास है वो इंडस्ट्री के हाथ में था, बिजनेस के हाथ में था, और अर्बन सेंट्रिक जो लोग हैं उनके हाथ में था। तो हमारी नीतियां ही शुरू से गलत रही हैं, और उसी की वजह है कि आज हमें सब तरह से परेशानी झेलनी पड़ रही है। और बेचारा किसान फंस गया है, क्योंकि उसको पता है कि एमएसपी उसको नहीं मिलता है, उसको पता है कि उसका जो बिचौलिया है वो जो काफी जो मात्रा में उसका पैसा ले जाता है ना। लेकिन उसको एमएसपी अगर नहीं मिलेगा, एमएसपी भी अगर खत्म हो जाएगा, मंडी भी खत्म हो जाएगी, तो और ज्यादा फंस जाएगा। तो ये जो नीतियां लाई गई हैं अभी, वो क्यों लाई गई हैं? क्योंकि बीजेपी का एजेंडा रहा है कि इस तरह की नीतियां आए, वो प्रो बिजनेस है। अब 2014 के बाद उन्होंने कोशिश की, लेकिन उस समय ऑपोजिशन के चलते हुए नहीं हो पाया। ये नीतियां जो अब लाए हैं लेबर में और जब कृषि में और लैंड में, है ना। तो अब ये इनको लगा कि पैंडेमिक है तो इस समय कुछ भी कर लो, क्योंकि ऑपोजिशन कमजोर है ना। पार्लियामेंट में आपकी मेजोरिटी हो गई है, तो आप जो कुछ भी पुश कर लो। तो बिना पार्लियामेंट्री कमेटी के जाए, बिना ऑपोजिशन की बात सुने, इन्होंने पुश कर दिया। तो इसीलिए जो किसान है वो अब कहाँ जाए, तो इसलिए वो एजिटेशन का वो रास्ता इख्तियार कर रहा है। और एजिटेशन भी आप देखिए, जब तक कि जब पंजाब में बैठ के रेल रोको वगैरह कर रहे थे 2 महीने से, तो कोई किसी की सुनवाई नहीं हो रही थी, पंजाब को ही परेशानी हो रही थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब दिल्ली चलो, दिल्ली को ब्लॉकेड करो। अब जैसे ही दिल्ली पे ब्लॉकेड हुआ तो अब जो सरकार उठ के कर रही है। लेकिन अभी भी सरकार तो कह रही कि हम तो लॉ तो वापस नहीं लेंगे, है ना। क्योंकि अगर उनको लगता है कि जो मोदी जी की इमेज बड़ी एक स्ट्रॉन्ग लीडर की इमेज है, तो कैसे उसको वापस लें। जबकि होना ये चाहिए कि अगर मतलब एक इतना बड़ा तबका है, वो परेशानी के दौर से गुजर रहा है, तो उसकी बात सुन के कहीं एक रास्ता निकालना चाहिए। और वो रास्ता क्या हो सकता है? रास्ता ये हो सकता है कि आप रूरल एरिया में जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए, वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, वहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, वहां पे इनकम्स बढ़ाइए। अब सरकार ने तो कह दिया कि हम 2022 तक जो इनकम किसान की डबल कर देंगे। उल्टा हुआ है कि इनकम गिर गई है। और इसीलिए ऐसा नहीं कि एजिटेशन अब हो रहा है। अगर आप देखें तो पिछले 2019 के इलेक्शन के पहले कितने बड़े बड़े मार्च हुए थे दिल्ली पे, महाराष्ट्र में, बंबई में जो लाखों जो किसान पहुंच गए थे। और चेन्नई से कितने किसान जो दिल्ली आके जंतर मंतर पे कितने कई महीनों बैठे रहे, कभी मुंह में चूहा डाल रहे हैं, कभी सिर के बाल कटा रहे हैं, कभी ये अपने बदन से कपड़े उतार दे रहे हैं, है ना। तो ये किसानी में परेशानी तो बढ़ती चली जा रही है। जो भी नीतियां जो इख्तियार की गई हैं वो सारी टॉप डाउन है, वो सारी प्रो बिजनेस है। तो इसीलिए किसानी बहुत परेशानी में रहा है, और वो परेशानी उनकी बढ़ती चली जा रही है। तो यही समस्या है कि जैसे जैसे सही नीतियां अगर आप ना अपनाएं तो धीरे धीरे परेशानी बढ़ जाती है। इसीलिए ये जो नीतियां अभी जो ये लॉ के थ्रू आ रही हैं, इससे उनकी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। क्योंकि ये जैसे मैंने कहा, ये बाजारीकरण की नीतियां हैं। ये बाजारीकरण के साथ जुड़ा हुआ है डॉलर वोट, इसके साथ जुड़ा हुआ है कंज्यूमरिज्म, इसके साथ पर्यावरण, है ना। पर्यावरण में जितना जो ज्यादा परेशानी आएगी तो उतना किसानी में और परेशानी बढ़ती चली जाएगी। जैसे एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना है, कभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ जा रही है, कभी साइक्लोन ज्यादा आ रहा है, कभी बारिश बहुत पड़ जा रही है, बाढ़ एकदम से आ जा रही है। तो इससे हमारे जो अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। तो कुल मिला के हमें एक सोची समझी नीति, जो एक मैक्रो से लेके माइक्रो तक
मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ कुछ यहाँ पे कर दिया, कुछ वहां पे कर दिया, कुछ वहां पे कर दिया और आपस में पॉलिसी में तालमेल नहीं है। तो सोची समझी नीति से हमें, जो गांधी जी ने कहा था ना, बॉटम अप अप्रोच अडॉप्ट करना पड़ेगा। गांव से शुरू करके ऊपर जाना पड़ेगा, गांव में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, और गांव से इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगा तो वहां जो डिमांड बढ़ेगी तो उससे इंडस्ट्री भी पनपेगी, इंडस्ट्री भी बड़ी होगी। तो ये हमें अपनी जो जो बेसिक जो एजम्पशन है, जो बुनियाद है हमारी पॉलिसीज का, उसको बदलना पड़ेगा और हमें बॉटम अप अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी। गांव से शुरू होकर डेवलपमेंट को ऊपर ले जाना पड़ेगा। सर, मेरा लास्ट सवाल आपसे यही है कि ये तीनों जो एक्ट हैं, और इन तीनों एक्ट को जब एक साथ हम जोड़ के देखते हैं तो हमें एक बहुत ही डिजास्टर कॉन्सिक्वेंसेस दिखते हैं एग्रीकल्चर में। लेट्स सपोज कि गवर्नमेंट ने इस बिल को रोल बैक नहीं किया, वापस नहीं लिया, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? एग्रीकल्चर का फ्यूचर क्या होगा? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर आप ये जो अब तो लॉ बन गए हैं, तो बिल तो पास हो गए, अब तो लॉ हो गया है ना, तो ये लॉ जो है ये बाजारीकरण ये कर रहा है। और बाजारीकरण में जो जो आम आदमी है उसके लिए कोई समाधान नहीं है। तो इसके चलते हुए, जैसे कि सन 91 के बाद आप देखें तो जो इनइक्वालिटी है वो बेतहाशा बढ़ गई है। जो अमीर गरीब की खाई है वो बहुत बढ़ गई है। अमीर तो बहुत अमीर हो गया, बल्कि इस पैंडेमिक में आप देखें तो कुछ बिजनेसमैन तो खरबों रुपया उन्होंने कमा लिया, और जो बहुत सारे जो गरीब हैं वो तो पिस गए हैं इस पैंडेमिक में। जेफ बेजोस की जैसे बात करें तो तो ये जो नीतियां होती हैं, ये नीतियों का असर धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं कि कल ही तुरंत सब कुछ हो जाएगा। एपीएमसी मंडी कल नहीं खत्म होने वाली है, उसको भी खत्म होने में कई साल लगेंगे, लेकिन वो डायरेक्शन क्लियर है कि आप ये जो बाजारीकरण कर रहे हैं उसमें जो छोटे किसान हैं वो पिस जाएंगे, वो फिर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। वैसे ही आप देखिए, पैंडेमिक की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बेतहाशा बढ़ेगा, क्योंकि ऑटोमेशन हो रहा है। कृषि में भी ऑटोमेशन चल रहा था, उसकी वजह से वहां पे काम जो पैदा नहीं हो रहा। अब जो पैंडेमिक की वजह से जो बाकी और क्षेत्र हैं वहां पे भी ऑटोमेशन हो रहा है। अब आप देखें कि जो छोटे छोटे जो दुकानदार थे उनका बिजनेस कम हो रहा है, क्योंकि लोग जो खरीद रहे हैं ई कॉमर्स से, है ना, वो फ्लिपकार्ट से और जो वॉलमार्ट से और इन सब लोगों से खरीद रहे हैं, तो उनका जो काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो उसमें आप ये देखेंगे कि जब किसानी में भी जो लोग जो बेरोजगार होंगे तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि ना तो उनको शहरों में काम मिलेगा ना गांव में काम मिल रहा है। तो कुल मिला के जो स्थिति है वो धीरे धीरे और बिगड़ती चली जाएगी। तो हमें उसको रोकना है कि स्थिति बिगड़ने की जगह बेहतर कैसे हो। तो बेहतर तभी होगी जब हम कि अपने गांव में इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना, वहां पे जो हम शिक्षा है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेलीकॉम है, सड़कें हैं, पानी है, इन सब चीजों पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पे जो रोजगार पैदा होगा, लोगों को शहरों में पलायन नहीं करना पड़ेगा। और जो शहरीकरण है वो बहुत ही महंगा पड़ता है, तो उसमें जब होगा तो फिर जो गांव के लिए और रिसोर्स कम हो जाएगा। तो हमें बुनियादी तौर पे अपनी नीतियां बदलनी पड़ेंगी, जिससे कि हम जो हमारी समस्याएं हैं, आज बेरोजगारी की समस्या है, कृषि की समस्या है, उनका समाधान हमको एक होलिस्टिक वे में निकालना पड़ेगा, जैसे गांधी जी बताते थे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आपका। बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे आपने कुछ बहुत अच्छी सॉल्यूशंस भी दिए। बॉटम अप अप्रोच जिसका डिस्कशन आपने किया, उसके बाद आपने ये बताया कि इन एक्ट का किस तरीके से कॉर्पोरेटाइजेशन और कंज्यूमरिज्म की तरफ चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी, और जो गैप है अमीर और गरीब का वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा इस सेक्टर में भी, जो कि भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर था और सबसे ज्यादा रोजगार प्रोवाइड करने वाला सेक्टर था। सो थैंक यू एवरीवन। होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको कमेंट भी करेंगे, अपनी क्वेरी भी रखेंगे, और अगर आपके और क्वेश्चंस कुछ रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, तो प्लीज आप हमें फेसबुक पे इकोनॉमिक्स ऑन द मूव, यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कमेंट कर सकते हैं। और आपके अगर इंपॉर्टेंट, अच्छे और ज्यादा कमेंट रहे तो हम सर से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि उन सारे क्वेश्चंस को टेकअप किया जाए। सो स्टे ब्लेस्ड गाइस एंड कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू। धन्यवाद।